हेलो गाइस। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एसिड डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब जो भी कंपाउंड, जो भी फंक्शनल ग्रुप इससे डिराइव हुए हैं, जो इससे बने हैं, उनको बोलेंगे हम एसिड डेरिवेटिव। जैसे इसके OH को हटा के अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ Cl, तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे उसके OH को हटा के लगा देता हूँ NH2, तो ये हो जाएगा एसिड अमाइड। अगर मैं यहाँ पे उसके OH को हटा के लगा देता हूँ OR डैश, तो यह जाएगा कार्बोक्सिलिक एस्टर। यानी ये सब चीज़ें क्या होती है? एसिड डेरिवेटिव, दैट इज एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड एट्सेट्रा। तो ये सब को अलग अलग पढ़ने की बजाय अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक जनरल मैकेनिज्म समझ जाए तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हम इजीली मैकेनिज्म्स को समझ पाएंगे और इंडिविजुअली हमें इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इनका जनरल मैकेनिज्म। अब जनरल मैकेनिज्म जानने के लिए ये जो Cl है, ये जो NH2 है, ये जो OR है, इन सब को हटा के मैंने एक जनरल ग्रुप मान लिया कि भाई इसके साथ एक फाई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कैसे इसका मैकेनिज्म हो। तो देखिए, ये जो कंपाउंड हमारे सामने है, ये है कोई एसिड डेरिवेटिव। दिस इज अ एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहली बात तो ये है, एसिड डेरिवेटिव जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस अच्छा खासा होने की वजह से दिस विल रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को हमने मान लिया कि भाई ये रिएक्शन कर रहा है Y माइनस के साथ। रिएक्शन होने के बाद इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो फाई है ये यहाँ से जा रहा है और उस फाई को रिप्लेस करके Y यहाँ पे आ रहा है। फाई इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाई माइनस। यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे फाई को रिप्लेस किया। तो ये तो पता लग गया कि दिस रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे किसने रिप्लेस किया? न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, तो इसको हम बोलेंगे SN रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो आपने देखा एसिड डेरिवेटिव्स विल जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द फाई को वो रिप्लेस करता है। आइए अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि ये होती एग्जैक्टली किस तरीके से। अब देखिए, ये हमारा एसिड डेरिवेटिव है जिसमें कार्बन पे डेल्टा प्लस है और ये Y नेगेटिव है। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने से क्या बनता है? एक नया बॉन्ड बनता है, और एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो ये पाई बॉन्ड इस स्टेप में ब्रेक हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, ये कार्बन और Y के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 जो पहले थी अब वो sp3 हो जाएगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी तो इसकी शेप जो होगी इट विल बी टेट्राहेड्रल। इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। sp2 में बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज़ 120 डिग्री एंड sp3 में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री। तो इसलिए रिपल्शन पहले से क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। पहले 3 ग्रुप थे यहाँ पे, अब ग्रुप हो गए 4। रिपल्शन पहले से बढ़ जाने की वजह से ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये क्या होगा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं RDS इज द स्लोवेस्ट स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या होगा? तो देखिए, Y और फाई कुछ इस तरह के ग्रुप होंगे जो -I इफेक्ट शो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के इस कार्बन एटम पे डेल्टा प्लस को बढ़ाएंगे। तो अगले स्टेप में ये जो भीड़ भाड़ यहाँ पे क्रिएट हो गई उससे अपने को रिलीफ मिलने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये स्टेबल फॉर्म नहीं रहने वाली। तो O नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस देगा जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा। और अब Y और फाई में से हम किसको निकालेंगे? फाई को यहाँ से हम निकाल देंगे, तो Y यहाँ पे रह जाएगा और फाई यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या ऐसा हमेशा हो पाएगा? ये अपने को एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो ये जो स्टेप है ये है फास्ट, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दोबारा से sp2 हो गई और रिपल्शन क्या हो गई है? कम हो गई है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिएक्शन होती है इसको SNAE मैकेनिज्म भी बोलते हैं। AE में A जो होता है इसका मतलब होता है एडिशन, और E जो होता है इसका मतलब होता है एलिमिनेशन। अब ऐसा क्यों बोला गया? तो अगर आप ध्यान दें तो पहले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक होके Y माइनस ऐड हुआ है। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली एडिशन।
और अगले स्टेप में दोबारा से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ऐसी रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड बने उसको बोलते हैं एलिमिनेशन. सो एज द रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज एडिशन एंड द सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन, बट ओवरऑल इट इज सब्स्टिट्यूशन. सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन प्लस एलिमिनेशन. नाउ वी गोना सी कि एक्चुअल में क्या ये रिएक्शन हमेशा हो सकती है, क्या हर एक न्यूक्लियोफाइल किसी भी फाइल को रिप्लेस कर सकता है. तो आइए देखते हैं. आइए अब देखते हैं कंडीशन फॉर SNA. किन केसेस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रॉफिटेबल होती है और किन में नहीं होती. जैसे इस रिएक्शन में हमने लिया है एसिड क्लोराइड, वी हैव टेकन एसिड क्लोराइड और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2- के साथ. तो लेट अस एज्यूम एक बार के लिए कि रिएक्शन हो रही है. यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये N- यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा. तो ये पाई बॉन्ड पहले स्टेप में टूटेगा, अगले में बनेगा और फिर Cl यहाँ से निकल जाएगा. तो इवेंचुअली Cl विल गेट रिप्लेस्ड बाय NH2 और Cl नेगेटिव यहाँ फॉर्म हो जाएगा. तो नाउ द पॉइंट इज, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड में फिजिबल है. तो देखिए, अपने को NH2- और Cl- की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. जैसे कि आप देख सकते हैं NH2- इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड Cl नेगेटिव इज अ वीक बेस. अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है रिएक्टिव और वीक बेस क्या होता है, स्टेबल यानी लेस रिएक्टिव. तो रिएक्शन कब फॉरवर्ड में फिजिबल होगी, जब एक स्टेबल प्रोडक्ट बने. तो जैसा कि यहाँ पे वीक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, एज इट इज स्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस, और रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी. यानी रिएक्शन होने का कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा इट विल रिप्लेस द वीक बेस, यानी जो बाद में निकलने के बाद बने वो दैट शुड बी वीक बेस. तो रिएक्शन यहाँ पे होगी. अब मान लो हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हमारे सामने क्या है, अमाइड है, RCNH2 हमारे सामने, और यहाँ पे Cl नेगेटिव है. एक बार के लिए मानते हैं कि रिएक्शन हो जाएगी. Cl नेगेटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा जिससे ये बॉन्ड टूटेगा, फिर बनेगा और फिर NH2 निकल जाएगा, मान लेते हैं एक बार के लिए. तो यहाँ बनेगा RCOCl प्लस बनेगा NH2 नेगेटिव. अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में फिजिबल बिल्कुल भी नहीं है. क्यों, क्योंकि Cl नेगेटिव इज अ वीक बेस, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम है, और ये जो बन रहा है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. तो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं, क्योंकि बाद वाली स्पीसी जो बन रही है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो यही रिएक्शन करके Cl को निकाल देगा. यानी व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिएक्शन, रिएक्शन का कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस शुड बी फॉर्म, तब रिएक्शन प्रॉफिटेबल है. और अगर वीक से स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. अब अगला एग्जांपल आप लिखिए, देखिए और खुद सोचिए, पहले पॉज करिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी और फिर आंसर देखना. ठीक है, एक बार के लिए एज्यूम करते हैं रिएक्शन हो जाएगी. तो यहाँ CH3 है और यहाँ है ETO नेगेटिव. अब ये कैसे बना, तो CH3 नेगेटिव ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, पाई बॉन्ड टूटा पहले स्टेप में, अगले में दोबारा बना, OET नेगेटिव निकल गया. अब जैसा कि आप जानते हैं CH3 नेगेटिव इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ ETO नेगेटिव इज रिलेटिवली वीक बेस. इससे काफ़ी वीक बेस है, क्योंकि C और O में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी C की बहुत लेस है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है. हेंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस अगर बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी. So guys, in this video you have learned about the basic mechanism of acid derivatives, जिसमें दो स्टेप होते हैं, पहला स्टेप एडिशन, दूसरा एलिमिनेशन. पहला स्टेप क्या होता है इसका, RDS. अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम देखने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंपेयर करें. तो देखिए, यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड एंड एस्टर. अब रेट का सबसे बड़ा खेल होता है यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है. ये डेल्टा प्लस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट उतना ही ज़्यादा होगा. तो देखिए, हेलोजन जो होता है दो इफेक्ट शो करता है. एक तो ये लोन पेयर की वजह से इट शोज +M, और एक सिग्मा बॉन्ड की मदद से इट शोज -I. हेलोजन्स के केस में -I डोमिनेट करता है, इस कारण डेल्टा प्लस की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो जाती है. यहाँ बात करते हैं, इस केस में N के अगेन दो इफेक्ट है, पर इसका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, +M, तो ये डेल्टा प्लस को डिक्रीज करेगा.
यानी रिएक्टिविटी को कम करेगा। अगेन यहाँ पे भी ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लस एम। यानी ए, बी और सी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ए। बी और सी में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सी, और फिर होगा बी, क्योंकि बी में नाइट्रोजन ने लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा प्लस एम शो किया, ज़्यादा अच्छे से प्लस एम शो किया और डेल्टा प्लस की वैल्यू को काफ़ी डिक्रीज कर दिया। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा प्लस। आप डेल्टा प्लस देखें और रेट को डायरेक्टली कंपेयर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास है RCOO, लेट अस से R डैश, और एक बार आपके पास है RCOO और यहाँ है बेंजीन रिंग। तो इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन आपको कंपेयर करना है। तो इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इसका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो O का लोन पेयर है वो पूरा का पूरा यहाँ डोनेशन नहीं करता, वो बेंजीन के साथ भी क्या कर रहा होता है? रेजोनेंस। बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई, जिस कारण इसने इस कार्बन के डेल्टा प्लस को उतना डिक्रीज नहीं किया जितना कि इसने किया। इसने पूरा प्लस एम यहाँ शो किया। तो ए और बी में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बी होगा। सो गाइज, इस तरीके से हम एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्शन करते हैं और ऐसे इनका रेट कंपेयर करते हैं। आई होप आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।